अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सादकान सलाउद्दीन, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 11 के MCQs सॉल्व करेंगे। वो MCQs जो पास्ट पेपर्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन MCQs को सॉल्व करना। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डबल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ द गैस इज़। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वो हमें प्रोवाइड किया था बॉयल्स ने, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने, जो कहते हैं कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। वॉल्यूम क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो अगर हम वॉल्यूम को डबल कर देंगे तो प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट कि अगर वॉल्यूम डबल करेंगे, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट MCQ हमारा, बॉयल लॉ किसकी एग्जाम्पल है? तो बच्चों, बॉयल लॉ आपको मैंने बताया कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और कीपिंग द टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मींस कि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम ज़ीरो एट। जो वॉल्यूम है गैस का वो ज़ीरो हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। वो कौन सा टेम्परेचर है? तो बच्चों, एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है और वो वैल्यू होती है सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर -273 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन डी आपके पास मौजूद है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ कंसीडर्ड एज दैट टेम्परेचर एट विच। एब्सोल्यूट ज़ीरो हम कहते हैं वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो है वो क्या चीज़ होती है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है बच्चों जिस पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाती है, काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की ज़ीरो हो जाती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूल की ज़ीरो हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज़ीरो हो जाता है। और एक और बात कि गैस जो है वो आइदर बिकम लिक्विड और सॉलिड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास वो ये है कि गैस क्या हो जाती है? लिक्विड बन जाती है। नेक्स्ट MCQ, चार्ल्स लॉ जो है वो कौन सा है मौजूद, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है वो चार्ल्स लॉ को शो कर रहा है? तो चार्ल्स लॉ बच्चों क्या होता है आपको पता है कि चार्ल्स लॉ ये होता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। और दूसरा एक और डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कॉन्स्टेंट होगा। रियल गैस जो है वो ओबे नहीं करती किस पे? रियल गैस ओबे करती हैं आइडियल गैस लॉ को एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर का अपोजिट क्या होगा? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट है, द ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़। जो ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम का वो क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन जब भी होगा बच्चों तो हाइपरबोलिक कर्व बनता है। तो हाइपरबोलिक कर्व मीन्स इट इज़ हाइपरबोला। नेक्स्ट है, SI यूनिट ऑफ हीट इज़। SI यूनिट क्या होती है हीट की? बच्चों आपको पता है हीट को हम मेजर करते हैं जूल में। तो ऑप्शन इज़ ए, जूल। नेक्स्ट MCQ है, एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज़। ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ टेम्परेचर मीन्स एवरेज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज़ ऑल्सो टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट है, द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स मेजर्स। जो सम होता है, अगर हम तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स का सम कर दें, टोटल एनर्जी कर दें, ठीक है, मोशन का, तो क्या होगा, क्या मेजर होगा बच्चों? द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज़, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी बॉडी की। तो इंटरनल एनर्जी का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद आपके पास नहीं है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन। हीट एनर्जी को हम किस में मेजर नहीं कर सकते? तो जूल, ये हीट एनर्जी मेजर हो सकती है। कैल्विन इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर की यूनिट कैल्विन है। तो ये हीट एनर्जी की यूनिट नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आपके पास? कैल्विन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर हो जाते हैं, वो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? तो हम आपको बता देते हैं कि ये न्यूमेरिकल नंबर 1 था आपका, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 से, जिसमें कहा गया था कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर
या वो पॉइंट जिसके ऊपर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल आपस में कॉन्साइड कर जाता है, वो पॉइंट होता है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों वैल्यू क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो यहाँ पर -40 डिग्री आएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल में 1 डिग्री सेल्सियस की मिकदार कितनी होती है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस को हम कहते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप 0 सेल्सियस को कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में तो क्या आता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हो फ़ारेनहाइट में तो आता है 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ तो मेरे पास आएगा मिकदार 1, अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ तो मिकदार आएगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट मीन्स अगर मिकदार की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है 1 डिग्री सेल्सियस की, वो किसके बराबर है, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चों, और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा है, आपके सामने मौजूद है बच्चों, आप देखिएगा आपके सामने मौजूद है कि फ़ारेनहाइट स्केल जो है उसमें 50 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है बच्चों आपको, सेल्सियस की वैल्यू होती है 5/9 TF - 32। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास सेल्सियस की वैल्यू मौजूद है, 5/9 लिख देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आपको सेल्सियस की वैल्यू पुट करनी है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 50 और यहाँ से 9 डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 5 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आएगा TF - 32, ठीक है। तो बच्चों 50 × 9 से बेहतर है आप इसको एक काम करो, 10 लिख दो, 10 9 = 90, ठीक है। और -32 यहाँ कर क्या हो गया बच्चों, प्लस का 32 हो गया। तो TF की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इट मीन्स कि 50 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, और वो ये कहता है कि टेम्परेचर जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल पे वो कितने एब्सोल्यूट ज़ीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है वैल्यूज़ बच्चों, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, TC का फॉर्मूला क्या था, टेम्परेचर सेल्सियस का फॉर्मूला था 5/9 TF - 32, ये फॉर्मूला था आपके पास। आप यहाँ पर सेल्सियस की वैल्यू पुट करिएगा कितनी, -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो आप जब TF फाइंड करोगे इस फॉर्मूले में पुट करके, तो आपके पास कितनी आएगी वैल्यू, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी। तो याद रखिएगा कि 0 केल्विन -460 डिग्री फ़ारेनहाइट या -273.16 ये टेम्परेचर हैं जो कहलाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ अब हमारा, 0 ऑन द सेल्सियस स्केल इज़ इक्वल टू, सेल्सियस स्केल पे जो ज़ीरो वैल्यू है वो किसके बराबर है। तो 0 जो है वो बराबर किसके बच्चों, मैंने अभी बताया आपको 273 केल्विन के बराबर है, ठीक है। 273 केल्विन किसके बराबर है, 0 सेल्सियस के बराबर है, सेम एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम किसके बराबर है बच्चों। तो 1 क्यूबिक मीटर को आपको सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना है। तो कैसे करोगे, तो देखिएगा बच्चों 1 मीटर क्यूब आपके पास आ गया। अब आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 और 100⁻², और यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर और बाहर आ गया क्यूब। तो इसका मतलब हो गया 2 3 6 और यहाँ आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स 10 की पावर, ये लिखना चाह रहे थे 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये होगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना है आपको, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना है गैस की, वो किसके बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला है, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 है, जिसमें ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल आपने फाइंड किया था, ड्राइव करवाया था। काइनेटिक एनर्जी पर मोल की वैल्यू जो आई थी 3/2 RT, 3/2 RT वैल्यू आई थी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ परफेक्ट गैस इज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लोगों ने ड्राइव किया अपनी क्लास में, और वो क्या फॉर्मूला ड्राइव किया आपने, 3/2 KT, 3/2 KT आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विल बी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट जीरो इज, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट जीरो पे क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल की, वो जीरो होगी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल रुके होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका जीरो आ गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट गैस इज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका
डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर जो होता है वो एक्चुअल में काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्ट, फॉर्मूला आपके पास बच्चों ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, अभी मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया एवरेज और ये हो गया एब्सोल्यूट, ठीक है। तो अगर ये भी कांस्टेंट है बच्चों और ये भी कांस्टेंट है तो इट मींस टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएंगे। तो टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में है। तो ए ऑप्शन इज़ राइट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल बिकॉज, जो गैस होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं वॉल के ऊपर, किसकी वजह से, इट पॉसेस मोमेंटम, द गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, द गैस हैज़ फाइनाइट वॉल्यूम, नन ऑफ दीज। तो टकराव होता है बच्चों, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स से टकराव होता है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्स से टकराव होता है, जिसकी वजह से वो आपस में जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज़। तो बच्चों आपको मैंने बताया था एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जीरो होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी जीरो होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर हाई एट 0 डिग्री सेल्सियस कोल्ड। देखो याद रखना प्रेशर के बहुत सारे कन्वर्जन हैं, वो कन्वर्जन क्या क्या है तो बता देता हूँ मैं आपको। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर हाइट, अगर हम एक कॉलम में एक जो है ब्यूरेट में अगर मैं फिल कर दूँ, एक ट्यूब में अगर मैं फिल कर दूँ मरकरी को, ठीक है, और उसकी हाइट में रख दूँ 76 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल नीचे, ठीक है, बेस पे जो प्रेशर लगा रहा होगा वो 1 atm लगा रहा होगा 76 सेंटीमीटर Hg। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो आएगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसी को मैं अगर टॉर में कन्वर्ट कर दूँ कहलाएगा 760 टॉर, और इसी को अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आता है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर किस चीज़ के हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, बराबर है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या बराबर है 760 टॉर के, या बराबर है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल के, ठीक है। ये कन्वर्जन आपने याद रखनी है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बराबर किसके, 1 एटमॉस्फेयर के, ये आपके पास यहाँ पर मेंशन है बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और सवाल है आपके सामने मौजूद कि बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट जो है वर्क करता है किस प्रिंसिपल के ऊपर। बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट के अंदर बच्चों 2 टाइप के मेटल इस्तेमाल होते हैं जिनका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इक्वल हीट देने पर एक मेटल ज़्यादा एक्सपेंड करता है, दूसरा कम एक्सपेंड करता है। तो डिफरेंशियल ऑफ 2 टाइप के मेटल है, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट होगा। तो डिफरेंशियल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के ऊपर ये क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज जो है वो 0 होता है। अब वॉल्यूम जब तब्दील नहीं हो रहा तो बता रहा ये है कि पिस्टन मूव नहीं हुआ है। तो पिस्टन अगर मूव नहीं हुआ है बच्चों तो मतलब वर्क नहीं हुआ है, तो इट मीन्स वॉल्यूम नहीं होगा चेंज तो वर्क भी 0 हो जाएगा, ठीक है। पिस्टन मूव नहीं करेगा, पिस्टन वर्क नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट MCQ है बच्चों, 2 एंड है वायर के, टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस एंड -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द हीट विल फ्लो फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाएगी। आपको पता है हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मूव करती है। तो इट इज़ हाई टेम्परेचर, इट इज़ लो टेम्परेचर, तो हमेशा हीट कहाँ फ्लो करेगी, 10 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट MCQ है, द मैक्सिमम वर्क डन कैन बी मेजर्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क होता है। तो आपके सामने मौजूद है फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बच्चों, वो क्या है, डेल्टा Q बराबर है W प्लस डेल्टा U के। तो होता ये है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होता है।
तो सारी की सारी वैल्यू डेल्टा यू की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में जितनी हीट आप दोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जितनी भी हीट दोगे, उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क होगा। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वर्क किस में होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज़, क्या है, डोमेस्टिक प्रेशर कुकर इज़ बेस्ड ऑन। डोमेस्टिक प्रेशर कुकर जो हमारा होता है, उसमें हम ढक्कन जो होता है उसको हम टाइटली पैक करते हैं और बिल्कुल भी अंदर से एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देते। तो जब ढक्कन मूव नहीं करेगा, पिस्टन मूव नहीं करेगा, तो पिस्टन फिक्स्ड है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक चेंज द प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर्मूला ऑफ द गिवन गैस इज़। अब होता पता क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV गैमा। PV गैमा, ये गैमा V के ऊपर है, PV गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और गैमा क्या शो करता है, गैमा शो करता है एडियाबैटिक नेचर को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज। अगर 1 kg का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसको हम कहते हैं 1 जूल हीट रिक्वायर होगी। और अगर 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसको हम कहते हैं 1 कैलोरी हीट जो है वो सप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कैलोरी। ठीक है, द PV डायग्राम पैरेलल टू P एक्सिस। अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ PV डायग्राम बच्चों, तो ये है V और ये है हमारा P, तो पैरेलल टू P एक्सिस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस एक्सिस में अगर लाइन पैरेलल टू P एक्सिस है तो यहाँ पर प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लाएगा, आइसोकोरिक चेंज, आइसोथर्मल चेंज, एडियाबैटिक चेंज, नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर होगा आइसोथर्मल। अगर चेंज की बात करेंगे तो आप इस वक्त देख लो कि इस लाइन का टेम्परेचर कुछ और है, ऊपर वाली लाइन का टेम्परेचर कुछ और है और नीचे वाली लाइन का टेम्परेचर कुछ और है। तो अगर आप इसको चेंज के हिसाब से बात करोगे तो चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, और वो क्या है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और साथ में इसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो प्रेशर चेंज का मतलब होता है आइसोबैरिक चेंज, जो कि मौजूद ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन मौजूद है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखो ये लाइन आइसोथर्म है, क्या कहलाती है, आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है कि इस लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T2 है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है इस लाइन पे टेम्परेचर कुछ और है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल चेंज। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल चेंज। होप सो आपको बात समझ आ रही होगी मेरी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो साथ में इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है बच्चों, किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगी। तो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट मींस रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों, द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच नो एक्सटर्नल वर्क इज़ परफॉर्म इज़। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई वर्क नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। अगर वॉल्यूम सिस्टम का बराबर कांस्टेंट है ड्यूरिंग अ प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, पिस्टन फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। अगर हम चाहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ हीट दें जिसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अगर ये कहा जाए यूनिट मास का, अगर हम कहते हैं यूनिट मास का 1 डिग्री से बढ़ाना है तो फिर वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर यूनिट मास मेंशन नहीं है तो क्या कहलाएगा बच्चों, सिर्फ कहलाएगा हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, थर्मोफ्लास्क कंटेन्स हॉट टी। मतलब एक थर्मस में हमने हॉट टी रख दिया है और उसको फिर इसको शेक किया है तेज़ी के साथ, और टी जो है वो सिस्टम है अगर हमारा, तो टेम्परेचर क्या होगा। तो शेक करने से बच्चों होता यह है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो राइज ऑप्शन होगा। ठीक है, 2009 का नेक्स्ट है, इफ़ नो हीट फ्लो इन और आउट ऑफ सिस्टम
ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट आ रही है ना हीट जा रही है, उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि एडियाबैटिक में कोई बाहर से हीट आती नहीं है, तो जितना एनर्जी सिस्टम में होता है वही इस्तेमाल होता है वर्क करने में। तो जो इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हो गई वर्क करने में, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई है, तो डिक्रीज़ का ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, रिमेन सेम होगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके हिसाब से, तो एंट्रोपी नेचुरल प्रोसेस की हमेशा बढ़ती है। ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव, बढ़ना मतलब पॉजिटिव। द एरिया बाउंडेड बाय आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व इन अ पीवी डायग्राम फॉर हीट इंजन प्रेजेंट। अगर आपने ये कार्नट इंजन की डायग्राम पढ़ी है तो बच्चों इस कार्नट इंजन की डायग्राम के अंदर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो बच्चों यहाँ पर जो अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊँ तो इट इज़ नोन एज वर्क और यूज़फुल वर्क। ठीक है, तो पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क कहते हैं, वर्क डन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट MCQs, एफिशिएंसी जो होती है कार्नट इंजन की वो क्या होती है, तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले बच्चों एफिशिएंसी के। पहला फॉर्मूला है वर्क डिवाइड बाय Q1 इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आप देख लें, इनमें से जो आंसर है आप टिक मार्क करते हैं। तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 100 हम लोग आते हैं परसेंटेज के लिए, जो अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। अच्छा, नेक्स्ट है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज़ ऑब्टेन्ड बाय। अब बच्चों अगर मैं इस फॉर्मूले को अगर आप देख रहे हो, अगर आप इस फॉर्मूले को देख रहे हो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, अगर इस फॉर्मूले को देखो तो अगर T2 की वैल्यू कम होगी तब भी एफिशिएंसी बढ़ेगा, और दूसरा अगर T1 की वैल्यू बढ़ेगी तब भी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा। मींस अगर कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ सकती है, और अगर हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। इस फॉर्मूले के हिसाब देखा जाए, देखो होता पता क्या कि अगर हम 1 माइनस ना करवाएं तो मींस T1 और E आपस में इन्वर्स रिलेशन में है, लेकिन क्योंकि माइनस हो रहा है तो इन्वर्स वाला रिलेशन बन के डायरेक्ट, तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। सिमिलरली अगर -1 से नहीं होता तो ये और ये डायरेक्ट रिलेशन में है, क्योंकि माइनस हो रहा है तो ये और ये इन्वर्स रिलेशन में, तो ये कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम होगा और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड साइमल्टेनियसली, ये सही नहीं है। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक, मतलब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम करना है और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ाना है, सोर्स का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। तो होप सो मेरी बात आप सबको समझ आ रही होगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो ये है कि टेम्परेचर जो होता है कोल्ड रिजर्वायर का अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो एफिशिएंसी क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आप कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर को कम करते हो तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज़ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल व्हेन कंडीशन आर आइडियल, पॉसिबल व्हेन कंडीशन आर नॉट आइडियल। तो बच्चों आपको बताते हैं जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर हम चाहते हैं हीट से वर्क करें, हीट लेकर वर्क करें, तो हमें हीट का कुछ पार्ट बाहर निकालना पड़ेगा। जब हीट हम बाहर निकाल देंगे तो 100% वर्क नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है दो हीट इंजन है, एक ए है और एक बी है। ए के टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, या ए का अगर मैं बात करूँ ए का डाटा आपको गिवन है कितना, T1 गिवन है 60, बी के लिए T1 गिवन है कितना बच्चों आपके पास, बी के लिए आपको गिवन है, ए के लिए आपको गिवन है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ले देता हूँ, ए के लिए T1 गिवन है 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बी के लिए और ए के लिए T2 है 300। ठीक है, बी के लिए आपके पास डाटा गिवन है बच्चों, कि मेरे पास यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ पहले।
तो बच्चों ए के लिए आपने फाइंड करना है, ठीक है। 600 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 273 क्या कर देंगे हम लोग, ऐड करवा देंगे। तो 600 प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 873 केल्विन। 300 डिग्री सेल्सियस मेंशन है, इसमें अगर आप 273 ऐड करोगे तो चला जाएगा केल्विन में, तो आएगा 573 केल्विन, ठीक है। तो इसका पहले मैं एफिशिएंसी फाइंड करता हूँ, तो क्या होगा 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। तो बच्चों आपने इसको सॉल्व करना है, तो पहले मैं वेरिएबल करता हूँ 1 माइनस 573 डिवाइड बाय 873, ठीक है, तो इंटू 100। इसके बाद यही चीज़ मैं बी के लिए करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा बी के लिए आपको डाटा गिवन है, क्या गिवन है आपको, बी के लिए T1 गिवन है 400 और बी के लिए आपको T2 गिवन है कितना 200। तो इसमें भी आप 273 ऐड करोगे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 673 केल्विन, यहाँ पर आएगा 473 केल्विन, ठीक है। तो रेशियो फाइंड करना है, फॉर्मूला है एफिशिएंसी का 1 माइनस T2/T1 इंटू 100, ठीक है। तो 1 माइनस T2 की वैल्यू 473 है, डिवाइड बाय 673 इंटू 100। तो आपने इसको क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आप ये देख लीजिएगा एफिशिएंसी ए की ज़्यादा आ रही है या बी की ज़्यादा एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है। आई थिंक इसका आंसर है ए इज़ मोर एफिशिएंट देन बी। आपने इनको कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद आप टिक मार्क करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें मूव कर रहा हूँ और वो है एंट्रोपी जो होती है सिस्टम की, वो कहलाती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। तो क्यों होती है, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स अनचेंज, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीज, नन ऑफ दीज। तो वो जो होता ये है कि जो यूनिवर्स है इसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमेशा इसकी एंट्रोपी क्या होती है, यूनिवर्स की हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज। बी ऑप्शन इज राइट, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज, ठीक है। नेक्स्ट है द चेंज इन डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल्टा एस बराबर है डेल्टा क्यू अपॉन टी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ऑप्शन बी, ठीक है। और उसकी यूनिट होगी जूल अपॉन केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट है सीजीएस सिस्टम में एक कैलोरी किसके बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। ये कन्वर्जन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और डिक्रीज, आइदर रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट, हमेशा यूनिवर्स की एनर्जी बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर लगातार हीट प्रोड्यूस हो रही है, सिस्टम टाइमली विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट प्रोड्यूस होने से यहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो होप सो बच्चों यहाँ तक हमने अप्रॉक्स 50 ऐसे एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं पास्ट पेपर्स के, जो कि आपके लिए बहुत अहम है। तो होप सो आपको चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज अच्छे समझ आ गए होंगे। इस चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज की ये पीपीटी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।